कौन सा कण निकाय? द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र ऐसा निकाय जिसमें केवल कितने कण हैं? 2 कण है, उसका द्रव्यमान केंद्र के अंदर। देखो रिलेशन निकालना है अपने को, ये सिद्ध करना है कि अच्छा आप पहले बताइए मेरे को, देखो ये कोई एक समान छड़ है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसके इधर भी एक द्रव्यमान लगा हुआ है ऐसे, और इसके इधर भी एक द्रव्यमान बिल्कुल बराबर बराबर है, 100 ग्राम 100 ग्राम, और बराबर मोटाई की, बराबर सब थिकनेस वगैरह सब कुछ सेम, पदार्थ भी एक जैसा समांगी। इसका मध्य बिंदु किधर स्थित होगा? और यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कैपिटल है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? बताओ देगा। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र बताना है, किधर होगा? वो हम देख कर कह सकते हैं कि वो इन दोनों कणों के बीच में होगा। यहां से इसके सेंटर से कितनी दूरी पर होगा? और इसके सेंटर से भी कितनी दूरी पर होगा? क्या ये हमेशा L/2 रहेगा, चाहिए 200 ग्राम हो जाओ? हाँ या ना? अगर ये 200 ग्राम हो रहा है तो अब बताओ ये किधर शिफ्ट होना चाहिए? ये पहले की स्थिति थी, सेंटर ऑफ मास 1। अब ये हो गया कितना ग्राम? 200 ग्राम। तो अब बताओ ये किधर शिफ्ट होना चाहिए आपके हिसाब से? किधर शिफ्ट होना चाहिए? 200 ग्राम की तरफ। ये हम वैसे ही जानते हैं, बिना फिजिक्स के ही जानते हैं। समझ में आ रही बात? अब इसको हम किससे प्रूव करेंगे? फिजिक्स से प्रूव करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे कि ये यहां से कितनी दूरी पर है, ये यहां से कितनी दूरी पर है। इनकी दूरियों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। किसके साथ? दूरी को क्या मानूंगा मैं? टी। और इनके द्रव्यमानों को क्या मानते हैं? m1 और m2। इनके बीच में एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको देखना है डायग्राम। एक क्या देखना है? डायग्राम। डायग्राम में आपने को क्या करना है? कुछ मैंने कितने कण लिए थे पिछली क्लास में, बनाया था क्या? कितने कण लिए थे? 2 कण। ये हमने कितने कण लिए हैं? एक कण तो ये रहा और दूसरा कण ये रहा। इस कण का द्रव्यमान कितना है? इस कण का द्रव्यमान कितना है? और यहां से यहां तक का स्थिति सदिश, और ये वाला स्थिति सदिश r1 वेक्टर। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर यहां कहीं कौन है? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश RCM। मैंने कहा था कि यहां से जो इधर लाइन जा रही है ना, ये कौन सा वेक्टर है? D1 वेक्टर। और ये नीचे की तरफ जो वेक्टर आ रहा है ये कौन सा वेक्टर है? D2 वेक्टर। और ये कौन सा पॉइंट है? CM, सेंटर ऑफ मास। आ गई बात समझ में? अब मैं क्या रिलेशन प्रूव करना है मेरे को? देखो अब कुछ रिलेशन चाहिए मेरे को, D1 D2 और M1 और M2 में रिलेशन चाहिए, ताकि मैं ये बता सकूं कि ये किधर से किधर शिफ्ट होता है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सबसे पहले तो आप मेरे को RCM की वैल्यू लिख करके बताओ कितनी आएगी। 2 कण है बस इसमें। पहले कण का स्थिति सदिश कितना है? दूसरे का कितना है? R2। RCM की वैल्यू लिख करके दिखाना जरा। RCM वेक्टर कैसे लिखोगे? हम लिखोगे M1 वेक्टर प्लस M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाई 1 प्लस M। अरे 2 ही है इसमें, n होते तो कहां तक ले जाते इनको? n तक। समझ में आया कुछ? इस बिंदु का है ना, इस बिंदु का नाम दे रहे हम, इस बिंदु का नाम दो O। ठीक है, चलो जरूरत नहीं है, आप पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों के अंदर सदिश योग का नियम लगाओ। सदिश योग के त्रिभुज नियम से। कौन से नियम से? सदिश योग के कौन से नियम से? त्रिभुज नियम से। आता है सदिश योग का त्रिभुज नियम? आता है क्या? सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाओ ऊपर वाले के लिए। इस त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1 ये रहा और 1 ये रहा।
दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या लगाना है? सदिश योग का त्रिभुज नियम। पहले वाले में लगाओ, देखो ये यहां से यहां तक जा रहा है, इस वेक्टर में कौन सा वेक्टर जोड़ोगे? D1 वेक्टर जोड़कर किसके बराबर करोगे? अरे याद है क्या वो जमाना? ए वेक्टर, जब आप छोटे बच्चे थे, ये कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर होता है? सी वेक्टर। ठीक है, और हम लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। यहां से चलेंगे, पहला खत्म दूसरा शुरू, सामने कौन मिला? सी। तो इसमें और इसमें ये जोड़ो, सामने वाले के बराबर करो। ये सदिश योग का कौन सा नियम होता है? त्रिभुज नियम। मैंने रिवीजन करवा दिया है, फिर भी नहीं आता है तो और अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? तो अब सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा दो ऊपर वाले त्रिभुज में। RCM वेक्टर क्या लिखो? D1 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर। कौन सा वेक्टर? स्मॉल R1 वेक्टर। यहां से D1 वेक्टर आ जाएगा मेरे पास में R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर। क्लियर है? अब मेरे को इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? RCM वेक्टर की वैल्यू पुट करूंगा मैं। कौन से वेक्टर की वैल्यू पुट करूंगा? RCM वेक्टर। ये डिब्बा इधर बंद हो जाता है, इसके बाद कहां आ जाते हैं? यहां। RCM वेक्टर की वैल्यू पुट करो। कौन है ये? D1। D1 बराबर आएगा मेरे पास R1 वेक्टर माइनस RCM। बताओ क्या होता है? याद है क्या आपको? नहीं याद है? याद है तो लिखो इसमें। ये आ जाता है, देखो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M। एलसीएम लो फटाफट, इसका क्या बचता है दिखाई। D1 वेक्टर है रे ये, है ना? D1 वेक्टर ये आ जाएगा। अच्छा एलसीएम बताओ, देखो एलसीएम ले रहा हूं मैं सीधा। M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई करो, R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 प्लस, बीच में क्या लगाओगे? माइनस, ये इससे गुणा हो जाएगा माइनस का M1 R1, और ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा माइनस M2 R2 वेक्टर। समझ में आया? मल्टीप्लाई करना है दोनों को। इससे आगे लिख रहा हूं मैं इधर, देखो क्या आएगा। ये आगे आएगी वैल्यू, क्या आएगी? मल्टीप्लाई करो, इसी के आगे बराबर करके लिख रहा हूं। ये आ जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R1 वेक्टर। M1 R1 M2 R1 माइनस का M1 R1 वेक्टर, और ये माइनस का M2 R2 वेक्टर, और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। क्या बचा? ये कौन कट रहा है? कौन कट रहा है? M1 R1 से ये M1 R1 कट रहा है। ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास? बचेगा D1 वेक्टर बराबर M2 कॉमन ले लूं क्या दोनों में से? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे में M1 प्लस M। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब आप वो वाला त्रिभुज देखो, उसके अंदर सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाओ। दूसरे वाले में बताओ किसको जोड़कर किसके बराबर लिखे? RCM प्लस D2 बराबर R2। अब मैं सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा रहा हूं इसमें, और यहां लिख रहा हूं ये समीकरण। सदिश योग के, सदिश योग से ऐसे लिख देता है सीधे। सदिश योग कहता है कि RCM वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बराबर होना चाहिए R2 वेक्टर। नहीं आया समझ में?
यहां से मेरे पास में कितना आ जाता है, क्या आ जाएगा यहां से, D2 वेक्टर बराबर आ जाएगा, देखो R2 वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर। समझ में आए? इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे, RCM वेक्टर का मान रखने पर, RCM वेक्टर का मान रखने पर कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, कितना होगा रे ये, D2 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। एलसीएम लो इसका, M1 प्लस M2। आगे क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर सीधा लिख दो, चलो ना, मल्टीप्लाई करें क्या सीधा ही, R चलो एक बार लिखो M1 प्लस M2, बाहर लिखेंगे माइनस का M1 R1 वेक्टर माइनस M2 R2 वेक्टर, एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लो इसको, क्या बचेगा, ध्यान से देखो क्या बचेगा, D2 वेक्टर आएगा मेरे पास में, देखो R2 M1 और ये R2 M2 R2 और ये M2 R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्या बचेगा, M2 R2 कट गया तो ये बचेगा M1 R2 माइनस M1 R1 बटे में M1 प्लस M2, दोनों में से कॉमन लो, M1 कॉमन लो इसमें से, और ये हो जाएगा M1 में माइनस का M1 कॉमन ले रहा हूं देखो, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, R1 माइनस R2 बनाना है, लेकिन ये क्या बन रहा है, R2 माइनस R1, इसलिए मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस, माइनस का M1 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाई M1 प्लस M। यहां से ना R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालो, यहां से R1 माइनस R2 निकालो, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की वैल्यू आएगी माइनस, क्या करोगे देखो D2, नहीं आया समझ में, अरे ये R1 माइनस R2 निकालना है तो M1 प्लस M2 किधर चला जाएगा, M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1, आ गई बात समझ में, क्या समझ में नहीं आया भाई, इसमें क्या चाहिए अपने को, R1 माइनस R2 चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें रखना है मेरे को, ये वाली समीकरण दिख रही है, R1 माइनस R2 चाहिए, अब R1 माइनस R2 तो तब बनेगा ना जब इसमें से क्या कॉमन लोगे आप, माइनस का M1, तो माइनस का M1 कॉमन लोगे तो R1 किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का R2, और इसमें नीचे M1 प्लस M2 चल ही रहा है ये। अब इससे कैसे निकालेंगे, जो भी वज्र गुणा में है ये सब गुणा करो इससे D2 से, अरे D2 तो बराबर में चल रहा है इसके, वज्र गुणा करो M1 प्लस M2 को किससे गुणा करोगे, D2 से कर दिया, ये रहा D2 M1 प्लस M2, और ये जो माइनस था ये इधर भेज दिया मैंने, तो ये माइनस इधर आ गया, और ऊपर कौन है M1, ये नीचे डिवाइड कर दिया, वज्र गुणा ही तो किया है मैंने, और क्या किया, इधर वाले माइनस को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, दिक्कत क्या आ रही है, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखिए, फटाफट देखो क्या वैल्यू आएगी, ये रखना है मेरे को, याद करो इसको, क्या है ये, D2 M1 प्लस M2 बटे M1, ठीक है, और कौन सी समीकरण में रखूंगा, फर्स्ट वाली, ये रही समीकरण, देखो R1 माइनस R2 की जगह रखेंगे क्या, माइनस का D2 M1 प्लस M2 बटे M1, समझ में आया,
अब ये वैल्यू में पुट कर रहा हूं, देखो क्या आएगा, देखो ध्यान से मेरे पास में आएगा, मैं लिखूंगा D1 वेक्टर आ जाएगा। देखो इसके यहाँ M2 चल रहा है क्या, M2 और यहां पे लिखेंगे माइनस का कौन था ये D2 और मल्टीप्लाई बाय M1 प्लस और बटे में कौन था M1। ये तो ये हो गया, और इसके खुद के भी तो नीचे है कुछ, देखो ध्यान से M1 प्लस M2, तो ये लिख दूंगा मैं M1 प्लस M2। इसका है तो वो भी डिवाइड कर रहे हैं, देखो कहां डिवाइड, यहां कर दूं क्या मल्टीप्लाई में, ठीक है आ गई बात समझ में। क्या बचेगा ये काटने के बाद, ये देखो ये किसका मान है D2 M1 प्लस M2 बटे M1, ये किसका है R का। नहीं आएगा समझ में, ये कंफ्यूजन है, इसको हटा रहा हूं। देखो अगर लग रहा है कि ये क्या हुआ तो इसमें एक जगह कर देता हूं मैं, ये किसकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, ये कौन था, ये R1 माइनस और गुणा में 1/, काटो इसको M1 प्लस M2 से, M1 प्लस M2 और ये बचाएगा माइनस का D2 बटे M1। अब फाइनली मेरे पास में क्या आएगा, देखो D1 वेक्टर बराबर आएगा माइनस का M2 D2 वेक्टर बटे में आएगा M1। अब इसको देखो D1 बटे D2 बना दो, क्या बनाओ इसको D1 बटे D2, D1 बटे D2 वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस का M2 बटे M1। दोनों तरफ मोड ले लो इसका, दोनों तरफ मोड ले लो, D1 वेक्टर बटे में कौन है, और इधर भी मोड लीजिए इसका माइनस का M2 बटे M1। इसका मतलब क्या होता है, ये मोड हटा दो बस, ये बच जाएगा केवल D1 बटे D2 बटे M2 बटे M1, माइनस हट जाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ अपने पास, इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि M1 और M2 दोनों बराबर हो ना, यदि M1 और M2 क्या हो, दोनों बराबर हो, तो यहां लिखो, देखो यदि मैं लिख रहा हूं यदि M1 और M2 दोनों बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में D1 और D2 किसके बराबर होंगे बताओ, ये दोनों बराबर हो गए तो ये कट जाएंगे दोनों, किसके बराबर आएगा, एक के बराबर। अरे M1 और M2 बराबर होंगे तो M2 से M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, D1 बटे D2 किसके बराबर आ जाएगा, एक के। तो इससे ये प्रूव हो गया कि D1 किसके बराबर है, D2 के। यही मैंने बताया था, याद करो डायग्राम देखो, एक पिंड कौन सा था, ये कौन था। अब यही तो होना चाहिए कि इसका द्रव्यमान केंद्र जो है ना वो दोनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब M1 और M2 का मान बराबर हो। अरे ये द्रव्यमान भी बराबर, ये द्रव्यमान बराबर, तो इनका जो क्या होगा द्रव्यमान केंद्र, वो इन दोनों के कहीं बीच में आना चाहिए। तो बीच में आ रहा है, देखो सिद्ध कर दिया मैंने कि जब M1 और M2 बराबर होंगे तो D1 और D2 दोनों बराबर होंगे, इधर से भी बराबर दूरी पर होगा और इधर से भी बराबर दूरी पर होगा। समझ में आया। और यदि M2 ग्रेटर देन M1 हो तो, इसी में सेकंड केस लिख रहा हूं मैं, यदि M2 ग्रेटर देन M1 हो तो, ये सेकंड केस, ये केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर सेकंड। तब क्या करोगे भाई, है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो मैं M2 जो है M1 से बड़ा है, M2 M1 से बड़ा है, देखो M2 को ले लिया मैंने 4 kg ऐसे ही बस, और ये M1 कौन है 2 kg, अपनी मर्जी से वैल्यू ले ली मैंने। और अपने को पता है फॉर्मूला D1 बटे D2 बराबर होता है M2 बटे M1। अरे याद है क्या, अभी तो निकाला है भाई, D1 बटे D2 बराबर M2 बटे M1। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू M2 बटे M1 की, किसकी पुट करेंगे, M2 बटे M1 की। अब M2 की वैल्यू पुट करो, देखो कितनी आएगी 4। अरे अभी 4 लिए मैंने 4 kg, और M1 कितना लिया है 2 kg। डिवाइड करो, देखो 4 बटे 2 कितना आया, तो देखो D1 की वैल्यू आई 2D1 2D2, नहीं आई। बताओ बड़ा कौन छोटा कौन, D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है, D2 बड़ा है, D1 बड़ा है।
आओ मैथ मैथ खेलें। D1 को D2 को किससे गुणा किया है? 2 से। तो D2 का 2 गुणा D1 के बराबर है। तो बड़ा कौन? D1। छोटा कौन? D2। अरे जब D2 को 2 गुणा कर देते हो ना, तब वो किसके बराबर होता है? D1 के बराबर होता है। तो छोटा कौन है और बड़ा कौन है? D1। तो अब वो डायग्राम देखो, अभी इसके अंदर मेरे को इसी डायग्राम में शिफ्ट कर रहा हूं मैं। अब मेरे को दोनों D1 D2 को शिफ्ट करना है। देखो पहले तो ये द्रव्यमान के अंदर बीच में था, जब ये दोनों क्या हुआ करते थे? बराबर। लेकिन अब ये हो गया 4 kg का और ये हो गया 2 kg का, और ये होता था D1 और ये होता था D2। अब आप मेरे को बताओ, दो दिखने में दोनों बराबर है ना ये? अब बराबर नहीं होने चाहिए। कौन छोटा होना चाहिए? D2। और D2 का डबल कौन होना चाहिए? D1। नहीं आया समझ में? तो अब आप इसको देखो कैसे करोगे आप। ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु जो पहले यहां हुआ करता था, ये कब हुआ करता था? जब ये दोनों समान द्रव्यमान के थे। और अब ये देखो कहां शिफ्ट होगा, ध्यान से देखो, ये किधर की तरफ शिफ्ट करोगे इसको? अब ये बिंदु यहां नहीं मिलेगा आपको, ये बिंदु आपको यहां मिलेगा। और अब ये इतना सा तो होगा कौन? D2। और इसका 2 गुना कौन होगा? ये कौन होगा? D1 होगा। बताओ द्रव्यमान केंद्र किसकी तरफ शिफ्ट हुआ? M2 की तरफ। तो ये याद, और M2 ज्यादा है कि M1? तो ये याद कर लीजिए, द्रव्यमान केंद्र ज्यादा द्रव्यमान वाले बिंदु की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होना चाहिए। एक लकड़ी के ऊपर 2 बड़े छोटे, एक छोटा पिंड एक बड़ा पिंड, तो बराबर में थोड़ी होगा द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र किसकी तरफ होगा? इसकी तरफ। ये यहां पर शिफ्ट होना चाहिए, बैलेंस। देखो इस लकड़ी के ऊपर बीच में लगाओगे ना इस तीर को, तो ये बैलेंस नहीं होगा। किसकी तरफ रखना पड़ेगा? थोड़ा सा भारी द्रव्यमान की तरफ, तब ये बैलेंस होगा। इससे अपने पास क्या प्रूव होता है? इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जब द्रव्यमान ज्यादा होता है ना, M2 ज्यादा होता है ना, तो कौन बड़ा होगा? अब देखो D1 की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? अरे D1 की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? D2 से। तो ये ध्यान रखना, ये लिख रखा है वैसे तो, अभी हटा देता हूं, ये कंडीशंस कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, इन डायग्राम्स की भी जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को पता लग गया कि D1 आएगा ज्यादा और D2 आएगा कम। और ये कब आएगा? जब M2 किससे ज्यादा हो। तो जब M2 ग्रेटर देन M1 होगा ना, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि D1 ग्रेटर देन होगा D2 से। अर्थात द्रव्यमान केंद्र किधर शिफ्ट हो जाता है? अर्थात द्रव्यमान केंद्र बताओ भारी वाले की तरफ शिफ्ट हुआ कि हल्के वाले की तरफ? द्रव्यमान केंद्र भारी पिंड की तरफ, भारी पिंड की ओर। अर्थात द्रव्यमान केंद्र भारी पिंड की ओर विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। यह आपका कौन सा टॉपिक हो गया? द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। आगे पढ़ेंगे बाद में।